हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे, पार्ट बी क्लास 12th की। तो इसमें यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ये जो जंगलों में घुसपैठ वाला था टॉपिक, ये हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया था। ये रहा जंगलों में घुसपैठ, तो ये सारा हमने देख लिया। आज हमारा है जमींदार से, तो इसे देखते हैं। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक गाँव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे। तो ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि खिदमत का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं अरबी या उर्दू जैसा लग रहा है शब्द। तो खिदमत का मतलब होता है सेवाएँ, यानी किसी के खिदमत में पेश होना, किसी का खिदमत करना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो है ये, ठीक है। फिर है कि जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिल्कियत क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा इन शब्दों का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अब जो यूपीएससी का पैटर्न है वो केवल दो सही वाला दे रहा है। तो खिदमत दे दे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर खिदमत दे दे, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर दे दे मिल्कियत, 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 और यहाँ पर आपका दे दे संपत्ति, यहाँ पर आपका दे दे यहाँ पर वो संपत्ति होगा, यहाँ पर आपका दे दे सेवा, सेवा। और भी चीज़ें आप मान लीजिए एक दो शब्द और जो हमने देखा था पीछे वो दे दे, और पूछ ले कि केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही। तो मान लीजिए ये तो आपका गलत ही हो गया, क्योंकि इसमें इसका कर दिया, इसमें इसका कर दिया है। और मान लीजिए कि दो आपको सही दे दिया, तो आपका आंसर होगा केवल दो। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। नॉलेज आपका कभी भी बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, यानी मिल्कियत मतलब उसका मालिकाना, उसकी संपत्ति है। तो जाहिर सी बात है उस पर क्या करेगा जमींदार, अपना निजी खेती ही करेगा। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। यानी जब संपत्ति इनकी है तो चाहे ये मजदूर रख करके काम करवाएं, चाहे ये अपनी ज़मीन गिरवी रखें या अपना बेचें। तो जो आज के डेट में हम मान लीजिए किसी का ज़मीन है, तो मान लीजिए कि आप लोगों का ही ज़मीन है, तो आप लोग जिसको चाहें उसको बेच सकते हैं, ठीक है। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थीं, जिसमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमींदारों की स्थिति कितनी मजबूत है। तो यहाँ से आपका प्री का स्टेटमेंट बन सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी होती थी, तो आपको लगेगा कि जमींदार हैं तो इनके पास चलो ठीक है सैनिक टुकड़ियाँ होंगी, लेकिन ये घुड़सवार भी होंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि जमींदार है तो ये तोपखाने क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये चीज़ें नहीं करना है। इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थीं, जिनमें घुड़सवार होते थे, तोपखाना होता था, पैदल सिपाही होते, यानी एक शासक की तरह इनकी स्थिति होती थी। यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको क्या था कि ये कर भी वसूल कर सकते थे, राज्य की ओर से ये कर भी वसूल कर सकते थे। तो यहाँ पर आप जमींदार लिख करके जमींदार, और इसकी शक्तियाँ ज़रूर लिखना आप। शक्तियों में आपको क्या लिखना है, एक तो ये कर वसूल कर सकते थे, कर वसूल कर सकते थे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है ये सब कि राज्य की वजह से, अक्सर वे राज्य की वजह से, ये सब इतना बड़ा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। बस ये आप पढ़ेंगे ना तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, शॉर्ट्स में आप इतना ही लिखेंगे। दूसरा आप लिख दीजिएगा इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, ठीक है, जिसमें
जिसमें घुड़सवार, ठीक है, अब ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, घुड़सवार और तोप खाने कर दीजिएगा आप, तोप खाने होते थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर आपने देख लिया कि जब घुड़सवार हैं, तोप खाने हैं, तो पैदल सिपाही के जत्थे भी होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है, ये, क्योंकि इसी की वजह से आपके मन में संशय होगा कि जमींदार हैं तो भला इनके पास तोप खाने क्यों होंगे। अब आइए यहाँ पर कह रहा, इस तरह अगर हम मुगल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके सकरे शीर्ष का, यानी सबसे ऊपर ये जमींदार थे, मतलब इस तरीके से कह रहा है ये पिरामिड है। कह रहा है यदि हम इसमें संबंधों को दिखाएं तो यहाँ पर शीर्ष पर कौन था, सकरे में, मानी जमींदार के सकरे शीर्ष का हिस्सा थे, यानी ये इनमें आते थे, इनमें जमींदार आते थे, ठीक है, जमींदार आते थे, शासक भी इन्हीं में आता था, इन्हीं पहले में ये आते थे, ठीक है। दूसरे में थोड़ा सा कुलीन वर्ग के लोग आ जाएंगे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, और तीसरे में जो निचले तबके के लोग हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें निचले तबके के यानी आम जनमानस इसमें आ जाएंगे, इसमें कुलीन आ जाएगा, शिक्षित वर्ग आ जाएगा, बुद्धिजीवी आ जाएगा, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये कह रहा है इसके बारे में। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। यानी वही चीज़ है कि इस बात को अबुल फजल भी कहते हैं कि ऊंची जाति के जो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, ये राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले से ही अपना ठोस नियंत्रण, यानी ये अपने तरीके से लोगों से काम करवाते थे। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी, ठीक है। तो तथाकथित है, तथाकथित मतलब कि हम नहीं कह रहे हैं। और कभी भी आप जब निष्कर्ष दीजिए या कोई मुद्दा आ रहा है, जैसे कि नूपुर शर्मा का मुद्दा आया था, तो उसको डायरेक्ट मत लिखिए कि नूपुर शर्मा ने इस्लाम को लेकर के इस तरीके से भड़काऊ बयान दी, से संप्रदायवाद बढ़ा, उदयपुर की हिंसा जैसी घटनाएं हुई, तो ये सब आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, तथाकथित बयान के आधार पर ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपकी जो आपका जो आंसर उसमें एक संतुलन बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर रहेगा वो सोचेगा कि आप कितनी मतलब अच्छी तरीके से अपनी बातों को पेश भी कर रहे हैं और इसमें बच भी जा रहे हैं। एक कहते हैं ना कि कैसे गांव में एक कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, इस तरीके का कुछ भी। तो आपने अपनी बात कह भी दी और आपने मतलब वहाँ पर अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि ये आप नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का कहना है। अब आते हैं समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना। यानी कुछ नहीं है, ये जो सेना वगैरह रखते थे ये जमींदार उनके माध्यम से क्या करते थे, ये कुछ ताकतवर लोग रहते थे, जमींदार ताकतवर होते हैं, उनके माध्यम से ये इस पे ये रहेगा, ये जो कुलीन वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और आम जनमानस रहते थे, उनके क्या करते थे, ये निकलवा देते थे, जब चाहते तब उनको बेदखल कर देते थे, ठीक है। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज देता हो, जब तक कि एक राज्यादेश के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब राज्य इतना काफ़ी बड़ा होता था, उसमें अब कहाँ पर क्या होता था वो हर जगह निगरानी थोड़ी रखी जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहा है, ये तो हम मतलब व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो लिखा है वही मान के चलना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा इजाज़त राज्य नहीं देता था कि इतना आक्रामक रुख जो है ये लोग अपनाएं, पहले इसकी पुष्टि की जाती थी। इससे भी महत्वपूर्ण थी कि जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था, नई ज़मीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माध्यम बताया हुआ है कि किस तरीके से जो निचली जाति के लोग थे ये इनमें जमींदारों की श्रेणी में शामिल हो सकते थे, यानी हम पिरामिड में समझें यहाँ पर।
तो मान लीजिए यहाँ पर शीर्ष पर इसमें शासक और जमींदार हैं, और ये कुलीन वर्ग का कोई है, बुद्धिजीवी है, जो दूरदर्शिता रखता हो, वो क्या करेगा कि उन सब अधिकारों के माध्यम से क्या करेगा, जमींदार की श्रेणी में आ जाएगा। यानी अब ये भी क्या करेगा कि और लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे कह रहा है कि या तो नई ज़मीनों को बसा करके, अब मान लीजिए कि वो किसी ज़मीन को बसा रहा है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उत्पादन करेंगे तो उनको लगेगा कि यही हमारे कर्ता धर्ता हैं, तो इस तरीके से वे क्या करेंगे, उनको टैक्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। फिर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, यानी राज्य ने आदेश दे दिया कि आप जमींदारी करो या जमींदारी की श्रेणी में आ गए, या फिर खरीद कर, यानी संपत्ति खरीद कर। ये हो गया आपका। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। तो ये देखिए बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये आपका एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल बता सकते थे वहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जमींदार था वही केवल जमींदारों की श्रेणी में होता था, या वंशानुगत था कि जमींदार के खानदान में पैदा हुआ जमींदार ही होगा, ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी इसमें आ सकते थे, निचली जाति से उठ करके यहाँ पर आ सकते थे, शक्तिशाली हो सकते थे। तो यहाँ पर बता दिया है कि राजपूत और जो जाट थे वो रणनीति अपना करके किस तरीके से और अधिक शक्तिशाली होते गए। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। देखिए यहाँ पर उच्च जाति का भी दे दिया और निम्न जाति का भी, यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दे दिया, और ये चीज़ें सिर्फ आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगी। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों को खेती के साजो सामान में उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। ये ब्रिटिशों वाला हो गया। जब फ्रांसीसी आए थे भारत में तो उन्होंने चंद्रनगर की जो बस्ती थी वहाँ पर लोगों को पैसे दिए, संपत्ति दिया, और मतलब धर्म और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, वहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर काम किए थे, जिसकी वजह से लोग जा कर के वहाँ बसना स्टार्ट किए। और क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया चंद्रनगर, और वहाँ से जब वो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया वहाँ पर उत्पादन गतिविधियाँ हुई, शिल्प उद्योग वगैरह स्थापित हुआ, फिर व्यापार बढ़ा, और इससे कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए। तो ये भी एक कारण था। आप बता सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे वो किस तरीके से भारत पर शासन स्थापित करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते गए। वो सारी चीज़ें हैं, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उधार देकर वहाँ बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। ये देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूर्ण था, यानी शामिल था। जो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं, एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। क्या बात है यहाँ पर, मतलब सॉरी ज़्यादा ही अच्छा लग गया ये टॉपिक। ठीक है, जैसा लग रहा है कि धोनी ने छक्का मार दिया। तो यहाँ पर ये जो ना अत्याचार करने वाले के रूप में, देखिए ये चीज़ आपको कहाँ काम आएगी, यदि आपको भक्ति आंदोलन ही है ना, भक्ति आंदोलन की सीमाएं दिखानी हो, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका कि किसानों को कभी इन्होंने
अत्याचारों की तो निंदा की कि आप जो है कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन पे आप अत्याचार कर रहे हैं, ये सब तो इन्होंने बताया। लेकिन किसानों को कभी भी इन्होंने शोषक के रूप में नहीं दिखाया कि ये किसानों को ये दिखाएं कि हाँ ये अत्याचार करते थे, किसानों का शोषण करते थे, ये बिल्कुल नहीं दिखाया। तो ये इसकी सीमाएं हैं। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बता सकते हैं आप कि उस काल में काफ़ी सारे कृषि विद्रोह भी हुए थे। उसके बावजूद भी ये जो भक्ति आंदोलन के आंदोलनकर्ता थे, इन्होंने कभी भी जमींदारों को किसानों के शोषक के रूप में या अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस बात से भी ये पुष्टि होती थी कि जो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शोषण नहीं करते थे। यहाँ पर अभी हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर दिया है ना, अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिकों को कमजोर होने को भी देखा, मगर इसकी संभावना कमी है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो। तो ये जो है ना, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ, जैसे ये है, यहाँ पर बता दिया इसने कि किसी जमींदार को आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो, तब तक कि इससे यानी इसकी कोई संभावना नहीं। यानी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि जो जमींदार थे वो इतना आक्रामक रुख अपनाते थे। तो इसका आप उदाहरण यहाँ से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर है कि यदि ये आक्रामक रुख ही अपनाते, देखिए ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है और ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। ये देखिए, ये तो इसका, ये इसका हो गया। ठीक है। और इसका यहाँ दिखाइए, यहाँ कि 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। यानी इस बात से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बात सत्य नहीं है कि ये आक्रामक रुख अपनाते थे। ये उसका यहाँ पर ये उदाहरण है, उदाहरण। ठीक है। अब देखिए भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। तो ये सारे जितने भी अधिकारी वगैरह हैं, आप सभी को पता है कि जब कोई भी साम्राज्य होगा, कोई भी राज्य होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अकेला शासक थोड़ी ना शासन कर पाएगा। तो इसके लिए प्रशासनिक तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, ये जो कैग है, यूपीएससी है, ये सब क्या है? ये सब प्रशासनिक तंत्र ही हैं। ठीक है। इन्हीं के माध्यम से देश चलता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी प्रशासनिक तंत्र को खड़ा किया गया और दीवान वगैरह और भी जो होते थे अधिकारी, उनका नाम हम आगे देखेंगे, उनके माध्यम से शासन संचालन किया जाता था। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। अब देखिए यहाँ पर यह शब्दावली है। जमा शब्द से तात्पर्य है निर्धारित रकम और हासिल शब्द से तात्पर्य है सचमुच वसूली की गई। हासिल करना यानी हासिल किसको कहेंगे? आप सक्सेस जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ मैंने हासिल कर लिया, यानी आपको डायरेक्ट वो सर्विस मिल गई, आपने हासिल कर लिया। ठीक है। और जमा मतलब निर्धारित रकम में अभी आप निर्धारित कर रहे हैं कि मैं आईएएस बन पाऊंगा कि पीसीएस बन पाऊंगा। आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं कि पीसीएस की तैयारी करूं कि एमपीपीसीएस दूं, मतलब कुछ भी ये आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, निर्धारित रकम। ठीक है। तो यहाँ पर आप निर्धारित कीजिए, इतना आप निर्धारित किए हैं, अब इसमें से क्या बनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पर निर्धारित रकम होती थी और ये बदल भी सकता था, लेकिन यहाँ पर निर्धारित नहीं होती थी। सचमुच में ये जितना कहते थे वही वसूल करते थे।
ये देखिए अमील गुजार आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक तंत्र खड़ा किए गए और इसमें अधिकारियों के माध्यम से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उदाहरण। अब यहाँ पर आप बता दीजिए, ये जो है आपका आमिल गुजार के राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। तो ये कौन था आमिल गुजार? ये राजस्व वसूली करने वाला। जैसे उदाहरण आप कर दीजिए, आमिल ये है ना, यहाँ पे मैं यहीं डायरेक्ट ला देती हूँ या लिख ही देती हूँ, अमील गुजार कौन था? राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी। ये आप तो दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर है राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। यानी मैं वही आपको बताई हूँ कि ये निर्धारित रकम जो होती थी ये बदलती रहती थी। मान लीजिए कि जमींदारों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से ये तय करवाया गया, लेकिन मान लीजिए कि राजा वहाँ पर निरीक्षण करने आ गया और उसने इसकी स्थिति के बारे में पता किया, तो क्या करेगा? इसको बोलेगा कि नहीं, एक काम करो, आप पहले अपना पेट भरो, फिर जो बचेगा वो हमें देना। तो इस तरीके से ये निर्धारित नहीं था। हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। तो ये भी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अकबर के शासनकाल के बारे में जब आप प्रशासनिक या अर्थव्यवस्था को दिखाएं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टैक्स जो है वो निर्धारित किया जाता था। और ये कालांतर में जाकर के कह सकते हैं आगे जाकर के इसने औरंगजेब की नीति को भी प्रभावित किया। तो कैसे किया? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि औरंगजेब भी इसी मतलब यहाँ पर बता सकते हैं कि इसके बाद भी कई बादशाहों ने अपने शासनकाल में ज़मीन की नपाई का प्रयास जारी रखा। जैसे यहाँ तक आपने लिख लिया, यहाँ निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे उसके मेरे अकबर के इन्हीं पद्धति को, है ना, ऐसे करके अकबर के इन्हीं पद्धतियों को बाद के बादशाहों, यहाँ से लिखेंगे, बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रखे गए। जैसे अब यहाँ पर कर दीजिएगा आप, यहाँ पर आकर के ये सन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। ये है आपका निष्कर्ष। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रभाव बता करके आप निष्कर्ष को समाप्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अकबर के शासनकाल का प्रभाव किस तरीके से बाद के बादशाहों पर भी, बाद के शासकों पर भी पड़ रहा है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया। इससे आप अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। तो ये काम की चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका जो है ये सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ये छोड़ दीजिएगा। अमीन ए मुलाजिम, ये क्या था? थोड़ी सी शब्दावली है। तो अमीन ए मुलाजिम जो था वो प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं ये देखता था। इसकी जिम्मेदारी होती थी कि आप देखो कि लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है सही से कि नहीं। ठीक है, तो नोट जब आप बनाएंगे तो उसमें बस इतना लिखेगा, अमीन ए मुलाजिम, और कार्य क्या था? तो प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का सही से पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच करना, बस। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, प्री में ये ऐसे ही, प्री में ना ये जो होते हैं ना ब्रैकेट में ऐसे दिए रहते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ये देख लीजिए, ये भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा कि बाबर के आप शासनकाल को दिखा सकते हैं। जब बाबर के बारे में लिखिए, साम्राज्य विस्तार को लिखिए, अकबर के साम्राज्य विस्तार को आप लिख रहे हैं या औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार को आप लिख रहे हैं, तो ये तीनों ही आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
मान लीजिए बाबर के बारे में लिख रहे हैं तो बाबर का बताइए, बाबर का कहाँ कहाँ था, काबुल, लाहौर, जो भी है, कंधार, पानीपत, आगरा, ये सब जो है बाबर का, वो उसको दिखा दीजिए। फिर अकबर का आप दिखा दीजिए और फिर औरंगजेब का दिखा दीजिए। जिस जिस भी शासक के शासनकाल के बारे में आप लिख रहे हैं वहाँ पर मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ हर एक शासक अपनाता था। तो इस तरीके से एनसीईआरटी को यूज करना है आपको। ये नहीं कि केवल फैक्ट आपने रट लिया तो प्री निकल जाएगा, नहीं, आप हर एक पार्ट को यूज करते हुए चलिए कि ये जो मैपिंग का पार्ट है इसको हम कहाँ दर्शा सकते हैं, ये फैक्ट है उसको हम कहाँ डाल सकते हैं, एग्जाम्पल इसको किस तरीके से हम कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अमिल गुजार ये हो गया आपका, इसे भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ जमा, वो हमने देख ही लिया क्या होता था, इसे भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ ये चांदी का बहाव कह रहा है कि मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग यानी चीन में, सफावी ईरान और ऑटोमन तुर्की। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता, जो दूसरी और कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, एशिया में, ठीक है। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। यह भारत के लिए अच्छा था, यानी यहाँ पर आप क्या बता रहा है ये कि मतलब ये जो मुग़ल साम्राज्य था वो एशिया के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुग़ल साम्राज्य एशिया में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। और यहाँ पर आप व्यापार को बता सकते हैं, किसका जो व्यापार था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो उस व्यापार में चांदी का भी ये निर्यात करवाता था। तो देख सकते हैं आप, कह रहा है कि चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज को नकदी कर उगाने में आसानी हुई, यानी व्यापार सुगमता हुई, टैक्स वसूलने में इनको आसानी हुई। जाहिर सी बात है, सिक्का है तो बहुत ही आसान होगा। इटली के एक मुसाफिर जियोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। अब ये ध्यान देंगे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, यदि आप व्यापार को बता रहे हैं कि भारत में चांदी का कोई संसाधन नहीं था और अकबर के शासन काल में जो है, या मुगल साम्राज्य के शासन काल में चांदी जो है वो आयात करवाया जाता था, तो किसने कहा था? तो ये ब्रैकेट में आप नाम बता सकते हैं कि जोवान्नी कारेरी, इसका आप नाम बता सकते हैं। इसने बताया था कि ये जो चांदी है वो तमाम दुनिया से होकर के भारत में भी आती थी। इसका मतलब कि मुगल काल में चांदी का निर्यात जो है वो होता था। उसी समय में यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी आयात निर्यात भी होते थे। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसी का नाम आप डाल सकते हैं। मेंस वाले ध्यान रखेंगे, मेंस, ठीक है। ये कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब ये भी छोड़ दीजिए। अबुल फजल की आईने अकबर, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, से 3 जिल्दों में, यानी अकबरनामा जो है इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, 3 भाग में है। ये अकबरनामा जो है 3 भागों में है। ये पूछ लेगा आपसे कि 2 भागों में है कि 3 भागों में है, ये ध्यान रखेंगे, 3 भागों में है। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की है, ध्यान रखिएगा ये भी। और इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीबी नज़र डालेंगे। तीसरी जिल्द आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश, तीसरा जो जिल्द है आईने अकबरी को, वो शाही नियम कानून के सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि 2 में क्या है, तो 2 में ऐतिहासिक दास्तान है, इसमें पेश किया गया है, ठीक है। और तीसरा जो है इसमें आईने अकबरी को जो शाही नियम है
नियम कानून हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, यानी जब भी आपको सेना के बारे में बताना हो, दरबार के बारे में बताना हो, या प्रशासन कैसे चलता था, तो हर जगह आप आईने अकबरी को डाल दीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि आईने अकबरी में ये कहा गया है। ठीक है। भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों के बारे में, यानी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में बताया गया है। तो ये भी किस में है? आईने अकबरी में है। तो अब आईने अकबरी का जब इतना भाग है, 3 भाग है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रशासन जितने भी हैं उसके बारे में, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी यहाँ पर स्थितियाँ हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। वही बात है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष देखी हुई समाज की तस्वीर। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आइन 5 भागों का संकलन है। आइन जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग, ये सब छोड़, इतना भाग वाग नहीं पूछेगा कि किसमें क्या है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। सैनिक के बारे में बताया गया है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो ऊपर वाला बताया गया है ये अकबरनामा। ठीक है। अकबरनामा का 3 भाग है, ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा का 3 भाग है, जिसमें तीसरा है आईने अकबरी, और इस आईने अकबरी का 5 भाग है। यहाँ पर देखिए, इस आईने अकबरी का 5 भाग है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा का ही पार्ट है आईने अकबरी, और आईने अकबरी का पार्ट है अब आईने अकबरी का जो है यहाँ पर 5 भागों में इसका संकलन किया गया है। 3 भाग में क्या है? प्रशासन है। 3 भाग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, 3 भाग वाला बस याद रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तीसरा, मुल्क आबादी, वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व के दरों में के आंकड़ों के, इतना ज़्यादा अंदर जाकर के नहीं पूछेगा, बस ये इतना ध्यान रखिएगा कि किसका कौन सा भाग है। यदि प्री का क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है आपका। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। परगनात, महल, किला, अराजी ज़मीन, पाईमूद, ये छोड़ दीजिए। ये सब इनके अधिकारियों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये भी छोड़ दीजिएगा। गुलाब बाग की सिंचाई के बारे में बताइए, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसका पांडुलिपि को लेखन द्वारा 5 बार संशोधित किया गया था। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को, तो ये भी कुछ नहीं है आपका, बस एक कहानी दिया उसके बारे में, कितना संशोधन क्यों हुआ, ये भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन है, आईने अकबरी की जो सीमा आपको दिखानी हो, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया है कि आइन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं, यानी कई जगह ऐसे आंकड़े दिए हैं जो औरों से मेल नहीं खाते हैं। तो ये यहाँ पर आप सीमा दिखा सकते हैं इसका। सभी सूबों में आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए हैं। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतालिक, ये सब छोड़ देकर बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके जो कई आंकड़े हैं वो मेल नहीं खाते हैं। ठीक है। इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियाँ दिखाकर और उनके वंशजों यानी उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बस उतना ही हमारे जितना ये था यहाँ पर,
ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो शब्दावलियाँ दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये जो प्री के हिसाब से जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बताए गए ये आपके लिए ज़रूरी है, और इन्हीं का आप नोट बनाएंगे, बाकी आप चीज़ें छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। बाकी हम अगले चैप्टर को देखेंगे अगले वीडियो में, और अगला जो हमारा चैप्टर है वो है शासक और इतिवृत्त, इसको देखेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।